टू माय चैनल हारू जियोमेट्रिक्स। एक्चुअली हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था हम पढ़ रहे थे यूनिट 2 जिसके अंदर एनर्जी एटमॉस्फेयर इंटरेक्शन पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने पढ़ लिया था रिफ्रैक्शन के बारे में देख लिया था और हम स्कैटरिंग देख रहे थे। स्कैटरिंग के अंदर दो टाइप की होती है, जैसे सेलेक्टिव होती है और नॉन सेलेक्टिव होती है, सेलेक्टिव एंड नॉन सेलेक्टिव। तो हमने सेलेक्टिव का एक टॉपिक देख लिया था। सेलेक्टिव के अंदर भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है रिले स्कैटरिंग और दूसरा होता है माई स्कैटरिंग। तो हमने रिले स्कैटरिंग देख लिया था, आज हम माई स्कैटरिंग से चालू करेंगे ये वाला लेक्चर। तो माई स्कैटरिंग जो इफ़ेक्ट होता है वो तब होता है जब वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस जो होती हैं वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती हैं जब हमारे पास साइज ऑफ पार्टिकल के मीन्स जो अफेक्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स पार्टिकल वो लगभग सेम इक्वल साइज़ के होते हैं वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन के। तो देखते हैं आगे। माई स्कैटरिंग अकर्स व्हेन द particles in the atmosphere are of the same size as the wavelengths being scattered. It is caused by particles with radii between 0.1 and 10 micrometers such as dust, smoke and aerosols. तो हम देखते हैं कि जब एटमॉस्फेयर से इंटरेक्शन होता है रेडिएशन का तो हमारे पास उसके अंदर बहुत सारी गैसेज और हमारे पास साथ में बहुत सारी डस्ट, स्मोक और ये एरोसोल्स प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। तो जो सेम वेवलेंथ की रेडिएशंस होती हैं वो ज़्यादातर स्कैटर हो जाती हैं हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स की वजह से। तो उसको हम माई स्कैटरिंग कहते हैं, जो सेम साइज ऑफ पार्टिकल से होती हैं रेडिएशन के इक्वल साइज से। डस्ट, पोलन, स्मोक एंड वाटर वेपर आर कॉमन कॉजेज ऑफ माई स्कैटरिंग which tends to affect longer wavelengths. Mie scattering occurs mostly in the lower portions of atmosphere where larger particles are more abundant. तो जहाँ पे हमारे पास ये जो हैवी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास ऑब्वियसली नीचे की साइड प्रेजेंट रहेंगे एटमॉस्फेयर में, ऊपर की साइड लाइट वेट वाला प्रेजेंट रहता है जैसे गैसेज होते हैं। तो जो माई स्कैटरिंग होता है वो जनरली लोअर पोर्शन में हमारे पास इफेक्टिव होता है, जहाँ पे लार्जर पार्टिकल्स डोमिनेट करते हैं। डोमिनेट्स व्हेन क्लाउड कंडीशंस आर ओवरकास्ट। तो जब हम देखते हैं बहुत सारा स्मोक हो जाता है, डस्ट हो जाता है, या सर्दियों के टाइम में जब धुंध जम जाती है तो वहाँ पे हमारे पास बहुत सारे वाटर वेपर्स होते हैं और हमारे पास डस्ट, पोलन ये सब होते हैं। तो वहाँ पे ज़्यादा माई स्कैटरिंग देखने के लिए मिलता है हमारे पास। द अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग इज ग्रेटर देन रिले स्कैटरिंग। तो जो हमारे पास माई स्कैटरिंग का जो अमाउंट होता है मीन्स के बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है माई स्कैटरिंग रिले स्कैटरिंग से। द वायलेट एंड ब्लू लाइट आर स्कैटर्ड अवे मोर विद एन इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स इन द एटमोसफियर एंड ओनली द लॉन्गर ऑरेंज एंड रेड वेवलेंथ लाइट रीचेज आवर आइज। तो जो विजुअल स्पेक्ट्रम है ये हमारे पास वायलेट और ये हमारे पास रेड है, इसकी वेवलेंथ हमारे पास कम है और इसकी वेवलेंथ हमारे पास ज़्यादा है। तो हमारे पास वायलेट या ब्लू जो भी हमारे पास रेंज की वेवलेंथ होती हैं वो ज़्यादातर स्कैटर हो जाती हैं जहाँ पर डस्ट या वो हमारे पास स्मोक बना हुआ होता है, क्लाउड्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे पास ये वायलेट और ब्लू लेंथ की जो वेवलेंथ होती है वो हमारे पास ज़्यादा स्कैटर हो जाती है, जिसे हम माई स्कैटरिंग कहते हैं। और जो रेड होती है या फिर ऑरेंज होती है बस वही वेवलेंथ है जो हमारी आइज़ तक पहुंच पाती है। तो हमें जो कलर दिखता है वो रेड कलर दिखता है, जो हमारी आइज़ तक पहुंचता है उस टाइप का कलर दिखता है हमें, माई स्कैटरिंग हो जाता है। लेकिन नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग का जो अब हम आगे बढ़ते हैं नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग। नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग आर वेवलेंथ इंडिपेंडेंट। इट इज कॉज्ड बाय पार्टिकल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स एंड आइस फ्रेगमेंट्स इन क्लाउड्स हुज रेडियाई एक्सिस। जिसका मतलब जो कि हमारे पास जिसका डाया जो मॉलिक्यूल्स या जो इफेक्ट कर रहा है उसका वेवलेंथ से बहुत ज़्यादा साइज़ है। तो जिस पार्टिकल का साइज हमारे पास जनरली 10 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होता है वो नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग को प्रोसेस करता है। द स्कैटरिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ, ऑल द वेवलेंथ्स आर स्कैटर्ड इक्वली एंड नॉट जस्ट ब्लू, ग्रीन एंड रेड। तो जितनी भी रेंज ऑफ वेवलेंथ होती हैं हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, जितनी भी वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो सारी की सारी इफेक्ट होती हैं इस बड़े साइज ऑफ पार्टिकल से। तो उसको हम नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग कहते हैं। इसमें ये नहीं है कि रेड ज़्यादा होगा, ग्रीन ज़्यादा होगा, ब्लू ज़्यादा होगा,
जितनी भी ज़्यादा जितनी भी रेडिएशंस है वो सारी की सारी इफेक्ट होती है हमारे पास। नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग टेक्स प्लेस इन द लोअर पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर वेयर द पार्टिकल्स मोर देन 10 टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ऑब्वियसली जिसका ज़्यादा वेट होगा वो लोअर पोर्शन में होगा, तो हमारे पास ये लार्ज पार्टिकल की वजह से होता है। तो जो लोअर पोर्शन होता है एटमॉस्फेयर का, वहाँ पे ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग, क्योंकि वहाँ पर लार्ज साइज ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। वेवलेंथ से लगभग 10 टाइम्स ज़्यादा साइज होता है हमारे पास। The most common example of non-selective scattering is the appearance of clouds as white. As clouds consist of water droplet particles and the wavelengths are scattered in equal amount, the clouds appear as white. तो हमारे पास क्या है, हमारी आइज़ के पास जो है सारी वेवलेंथ जो है, हर एक रेंज ऑफ वेवलेंथ हमारी आइज़ तक पहुंचती हैं, तो हमारे पास वो वाइट कलर का दिखता है। तो जो क्लाउड्स होते हैं हमारे पास, क्लाउड्स हो गए वो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे की साइड, तो उससे जो जितनी भी वेवलेंथ्स आती हैं वो सारी की सारी स्कैटर होती हैं और इक्वली स्कैटर होती हैं। तो हमारे पास हमारी आइज़ तक जो पहुंचती हैं वो हर एक एवरी रेंज ऑफ वेवलेंथ की जो रेडिएशंस होती है वो हमारी आइज़ तक पहुंचती है, इसलिए जो हमारे पास क्लाउड्स होते हैं वो हमारे पास वाइट दिखते हैं। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग का। वाटर ड्रॉपलेट्स एंड लार्ज डस्ट पार्टिकल्स कैन कॉज दिस टाइप ऑफ स्कैटरिंग एंड दस कॉज फॉग एंड clouds to appear white to our eyes because blue, green and red light are all scattered in approximately equal quantity। तो वो हमारे पास जो इक्वल क्वांटिटी में जब स्कैटर होती हैं तो हमारे पास वो आइज़ तक भी हर एक रेंज ऑफ वेवलेंथ पहुंचती है, तो वो वाइट कलर दिखता है। स्कैटरिंग क्रिएट्स एन इफेक्ट ऑफ हेजीनेस इन रिमोट सेंसिंग इमेजेस विच रिड्यूसेस कॉन्ट्रास्ट इन इमेजेस। It also creates adjacency effect in which signal recorded in a pixel partly incorporates the scattered signal from the neighboring pixels. It is required to introduce an important term here, that is path radiance. The radiation that has been scattered in the Earth atmosphere and has reached the sensor without contacting the Earth surface is known as path radiance। तो हमने देखा था, जैसे हम पीछे एक डायग्राम देखे थे, ये जैसे ये वाला डायग्राम था हमारे पास स्कैट रिफ्रैक्शन के टाइम पे, ये वाला तो पाथ रेडियंस, मतलब कि ये देखिए ये वाला रेडिएशन जो है वो यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे या क्लाउड्स होगा वो हमारे पास डायरेक्टली सेंसर तक पहुँच रहा है, मतलब कि ये हमारे पास नीचे जो अर्थ है उसके पास तक नहीं पहुँच रहा है। तो ये अर्थ से रिफ्लेक्ट या ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर नहीं पहुँच रहा है, ये हमारे पास बीच में से स्कैटर होकर सेंसर के पास पहुँच रहा है, जिसे हम पाथ रेडियंस कहते हैं। तो जितना ज़्यादा स्कैटरिंग इफेक्ट हमारे पास इमेजेस में दिखेगा उतनी ब्लर इमेजेस आएंगी हमारे पास, उतनी क्लियर इमेजेस नहीं आएंगी और उतना अच्छा रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। तो जो डायरेक्ट विदाउट कांटेक्ट इन अर्थ सरफेस होता है वो पाथ रेडियंस कहलाता है। इट इज़ एसेंशियल टू रिमूव द पाथ रेडियंस फ्रॉम रिमोट सेंसिंग इमेजेस बिफोर एनी इमेज एनालिसिस, पर्टिकुलरली फॉर मल्टी डेट इमेजेस। तो हमारे पास पाथ रेडियंस हमारे पास हर एक रिमोट सेंसिंग के केस में कम होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा बेकार क्वालिटी की इमेज मिलेगी, ब्लर इमेज मिलेगी। तो हमारे पास स्कैटरिंग टॉपिक हो जाता है। अब आगे हम पढ़ेंगे तीसरा जो होता है एटमॉस्फेयर में, वो हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। मतलब कि वो हमारे पास बस एब्जॉर्व करते रहते हैं, बाहर एमिट नहीं करते हैं, बाद में एमिट करते हैं। जो एनर्जी होती है वो बाद में एमिट होती है, लेकिन वो उसको अपने थ्रू पास नहीं होने देते, ना स्कैटर करते हैं, ना रिफ्रैक्शन करते हैं, ना रिफ्लेक्शन करते हैं। वो रेडिएशन किसी भी पार्टिकल पर जब गिरती है तो इसके बाद वो जाती नहीं है, वो ये एब्जॉर्व कर लेता है, तो उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। By the time electromagnetic radiation is recorded by a sensor, it has already passed through the atmosphere twice, once while traveling from the sun to the earth and second time while traveling from the earth to the sensor. While traveling, when light travels through atmosphere, a gradual reduction in its intensity occurs। तो जैसे जैसे जो हमारे पास रेडिएशन एटमॉस्फेयर से ट्रैवल करती है तो इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो कम होती जाती है, क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन कुछ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एब्जॉर्व कर लेते हैं, जैसे ओजोन लेयर है वो भी एब्जॉर्व कर लेती है, और ऑक्सीजन, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एब्जॉर्व करते हैं लाइट्स को, तो उसकी इंटेंसिटी जो होती है वो रिड्यूस होती जाती है। द रिडक्शन इन इंटेंसिटी विद डिस्टेंस इन मीडियम डेट एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटेन्यूएशन ऑफ लाइट। तो इसको हम क्या कहते हैं, एटेन्यूएशन कहते हैं।
के इंटेंसिटी रिड्यूस होती जाती है। दिस एटेन्यूएशन अकर्स मेनली बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर। तो स्कैटरिंग की वजह से या फिर एब्जॉर्प्शन की वजह से होता है। तो जनरली एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है कि द प्रोसेस बाय विच रेडिएंट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड एंड कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी सच एज हीट और केमिकल एनर्जी। तो जो भी मॉलिक्यूल्स होता है रेडिएशन को एब्जॉर्व कर लेता है, ट्रैवल नहीं करता, मतलब उसके ट्रांसमिशन नहीं होता है, पार नहीं जाती है, न स्कैटरिंग करती है, वो इसको एब्जॉर्व कर लेता है और एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो जो ये मॉलिक्यूल्स होता है इस एनर्जी को कंज्यूम करके दूसरे फॉर्म में हमारे पास एनर्जी को बाहर निकालता है, जैसे या तो हीट के थ्रू या फिर केमिकल एनर्जी के थ्रू। Absorption is wavelength dependent. Absorption of light occurs because part of the incident light is transformed into energy of motions of the atoms in the medium. It can take place in the atmosphere or on the terrain. तो ये ज़रूरी नहीं है एटमॉस्फेयर पर, ये टेरेन पे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, काफ़ी ऑब्जेक्ट्स का जो स्ट्रक्चर होता है या फिर उसका शेप होता है, उसकी करेक्टरिस्टिक होती है जो एब्जॉर्ब भी करती है। तो ये हमारे पास एटमॉस्फेयर पर नहीं, ये हमारे पास टेरेन पर भी एब्जॉर्प्शन होता है। तो जैसे मान लो ये हाई इंटेंसिटी की रेडिएशन जा रही है और ये किसी भी गैस मॉलिक्यूल या फिर ओजोन लेयर या फिर जो भी हमारे पास एटमॉस्फेयर है उससे पास हो रही है। तो जब ये इससे पास होती है तो ये एक एब्जॉर्बिंग मीडियम है, तो हमारे पास इंटेंसिटी कम निकलती है। यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे इंटेंसिटी कम है, क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो गया है इसका और दूसरे फॉर्म में एनर्जी निकली। तो इसको एटेन्यूएशन ऑफ लाइट कहते हैं। टू अंडरस्टैंड इट बेटर लेट अस एन एग्जांपल। Grass appears green because it scatters green light more effectively than red and blue light. Apparently, red and blue light incident on the grass is absorbed. तो हमारे पास इसने बताया कि ग्रास हमारे पास ग्रीन क्यों दिखती है, क्योंकि इस वेवलेंथ जो सन से निकलती हैं, जो सन से वेवलेंथ या जो भी मीडियम है, जो भी सोर्स है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का, मान लो यहाँ पर सन है, तो उससे हमारे पास रेडिएशन तो हर एक वेवलेंथ रेंज की निकलती है, रेड भी निकलती है, ब्लू भी निकलती है, ग्रीन भी निकलती है। लेकिन हमारे पास ग्रास जो है ग्रीन दिखती है, क्योंकि हमारे पास ग्रास जो ऑब्जेक्ट है अर्थ के ऊपर, वो हमारे पास ग्रीन रेंज की वेवलेंथ जो होती हैं ग्रीन लाइट की, उसको स्कैटर करता है और बाकी रेड और ब्लू वाली को एब्जॉर्व कर लेता है। तो हमारे पास जो आइस तक पहुंचती हैं वो ग्रीन कलर की वेवलेंथ पहुंचती हैं, इसलिए हमारे पास ग्रास जो है ग्रीन दिखती है। The absorbed energy converted into some other form and it is no longer present as red or blue light in the visible spectrum. Absorption of energy is nearly absent in molecular atmospheres. Clouds can also absorb very little visible light. Both scattering and absorption removes energy from the beam of the light. Thus beam of the light is attenuated and we call this attenuation extinction. तो हमारे पास जो क्लाउड्स होते हैं वो भी हमारे पास एब्जॉर्व करते हैं, या एटमॉस्फेयर में जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी विजुअल लाइट को एब्जॉर्व करते हैं। बट स्कैटरिंग हो गई हमारे पास और एब्जॉर्प्शन हो गई, जिसकी वजह से इंटेंसिटी जो होती है वो कम हो जाती है, तो इसको हम एटेन्यूएशन कहते हैं, एटेन्यूएशन ऑफ लाइट या फिर एटेन्यूएशन एक्सटेंशन। देयर आर 3 मेन एटमॉस्फेरिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन। तो हमारे पास एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट होता है, एक तो ओजोन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर वेपर है। ये मेन 3 रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे पास स्कैटरिंग और एब्जॉर्प्शन के लिए। Ozone gas, which plays an important role in the Earth's energy balance, has maximum concentration in the stratosphere में सबसे ज़्यादा ओजोन मिलती है at the altitude of about 20 to 30 kilometer. Ozone absorbs high energy. It prevents short wavelength portion of the ultraviolet spectrum to transmit through the lower atmosphere. तो हमारे पास जो सन होता है, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो हमारे पास स्किन के लिए, स्किन कैंसर या स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स कॉज करती हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट्स, उनको ओजोन जो है पास नहीं होने देता। तो जो भी हमारे पास एटमॉस्फेयर है उसमें ओजोन लेयर प्रेजेंट है, मोस्टली हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है, तो उससे जो यूवी लाइट्स होती हैं वो हमारे पास एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको ट्रांसफ़र नहीं होने देता है। तो ये हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट होता है ओजोन का। दूसरा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हमारे पास ओजोन गैस का हमारे पास सिग्निफिकेंस हो गया। आगे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? विच अकर्स मेनली इन द लोअर एटमॉस्फेयर, एब्जॉर्ब्स रेडिएशन इन द मिड एंड फार इंफ्रारेड रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो हमारे पास
ये तो एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन जो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इंफ्रारेड रेज को, जो मिड और फार इंफ्रारेड होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसके अलावा जो होती हैं उन रेडिएशन को कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो वो हमारे पास ट्रैवल होकर अर्थ के ऑब्जेक्ट तक पहुंच जाती हैं। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो अकर होता है वो 13 to 17.5 जो रेंज ऑफ वेवलेंथ है माइक्रोमीटर का, उतना ज़्यादा ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है। अबंडेंस ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर से क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस है वेरीज विद द टाइम एंड लोकेशन, हाउएवर इट इज कॉमनली प्रेजेंट इन द लोअर एटमॉस्फेयर। वाटर वेपर कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, particularly in several bands in the region between 5.5 and 7 माइक्रोमीटर। तो जो हमारे पास एटमॉस्फेयर के 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, वो एक था ओजोन और एक था कार्बन डाइऑक्साइड और एक है हमारे पास वाटर वेपर। तो ये तीनों का सिग्निफिकेंस जो है, ओजोन तो हमारे पास अल्ट्रावायलेट लाइट्स को, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं उनको एब्जॉर्व कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड जनरली हमारे पास इंफ्रारेड रेज को करता है, जिसकी हमारे पास रेंज ऑफ वेवलेंथ है 13 to 17.5 माइक्रोमीटर। और जो वाटर वेपर होता है वो एब्जॉर्व करता है हमारे पास रेंज ऑफ वेवलेंथ बिटवीन 5.5 to 7 माइक्रोमीटर। तो ये हमारे पास इसका एक डायग्राम भी आ गया, उससे हमें क्लियर हो जाएगा। तो जो भी हमारे पास एब्जॉर्व होने के बाद जो ट्रैवल हो जाती हैं, जो पास हो जाती हैं एटमॉस्फेयर से, वो हमारे पास अर्थ के ऑब्जेक्ट तक पहुंचती हैं, अर्थ से इंटरेक्शन होता है उनका। तो जो एब्जॉर्ब हो गई और जो ट्रैवल हो जाती है उस रेंज ऑफ वेवलेंथ को हम एटमॉस्फेरिक विंडो कहते हैं, जो ट्रैवल हो जाती हैं। It is important to note that here all media show some absorption. Media which absorbs all wavelengths more or less equally are said to show general absorption, whereas media which absorbs some wavelength more strongly than others are said to show selective absorption. तो हमारे पास हर एक रेंज ऑफ वेवलेंथ जो है एब्जॉर्ब नहीं होती है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हो गया, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेंज ऑफ वेवलेंथ होती है, जिसको हम अलग अलग रेडिएशन, जैसे अल्ट्रावायलेट्स होता है, विजुअल स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, तो वो अलग अलग होता है। तो हमारे पास कुछ कुछ पोर्शन उनका, जैसे इंफ्रारेड का भी डिवाइड किया गया है 3 पोर्शन में, मिड इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड। तो हमारे पास इस टाइप के पोर्शन अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, तो वो सारा हम अभी पढ़ेंगे। द एबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू एब्जॉर्ब एनर्जी इज मेजर्ड एट द एब्जॉर्प्शन एंड इज एक्सपायर्ड एज। तो हमारे पास जितनी भी इंसिडेंट रेडिएशन है, जैसे EI हो गया हमारे पास, जो भी सन से निकल रही है, और जितनी एब्जॉर्प्शन हो गई, तो जितनी रेडिएशन ऑफ एब्जॉर्ब हो गई अपॉन में टोटल एनर्जी जो इंसिडेंट हो रही है रेडिएशन, उसको हम उसके रेशियो को हम एब्जॉर्प्टेंस कहते हैं। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है। तो फ्रॉम रिमोट सेंसिंग पॉइंट ऑफ व्यू, एब्जॉर्प्शन इज इन द विजिबल, नियर इंफ्रारेड एंड थर्मल इंफ्रारेड रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जनरली हमारे पास सेंसर जो होते हैं वो विजिबल, जो हमारे आइज भी देख सकते हैं, नियर इंफ्रारेड और थर्मल इंफ्रारेड, इन रेंज ऑफ वेवलेंथ का सेंसर यूज करते हैं। तो हमारे पास जो मोस्ट सिग्निफिकेंस या हमें जिस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए वो इस रेंज ऑफ वेवलेंथ पर ध्यान देना चाहिए। सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इन विजुअल एंड नियर इंफ्रारेड बैंड इज बेसिकली ड्यू टू मॉलिकुलर ऑक्सीजन और ओजोन की वजह से। तो हमने देखा था कि अल्ट्रावायलेट लाइट्स और नियर इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड, मिड इंफ्रारेड जो होता था वो कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन की वजह से होता था। तो हमारे पास जनरली जो मॉलिकुलर गैसेज हैं, ऑक्सीजन हो गया, ओजोन हो गया, जो ओजोन है, और मॉलिकुलर ऑक्सीजन हो गया, वाटर वेपर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब कम है, ये माइनर गैसेज हो गई। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, हमारे पास जो इस रेंज ऑफ वेवलेंथ का विजुअल से लेके थर्मल इंफ्रारेड तक का हमें ज़्यादा मोस्टली ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो सेंसर प्रेजेंट होते हैं इसी रेंज ऑफ वेवलेंथ पे सेंस करते हैं एनर्जी को। As you know, windows are used as a motion for air ventilation and light. Similarly, there are certain portions of electromagnetic spectrum where light can travel through atmosphere with much absorption. The absorption by various constituents in the atmosphere resulting in limiting portions of the electromagnetic radiation from reaching the earth. Hence, the earth's atmosphere is not completely transparent to electromagnetic radiation. For remote sensing, this limit us to portions of the electromagnetic spectrum where radiation is not strongly absorbed.
दिस पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक विंडो। तो हमारे पास डिफरेंट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवलेंथ रेंज है। तो जो मोस्टली होती है ट्रैवल करती है एटमॉस्फेयर से, तो सारी की सारी वेवलेंथ ट्रैवल करती हैं और मोस्टली जो होती है वो एब्जॉर्व हो जाती हैं, और मोस्टली और बाकी जो होती हैं जो एब्जॉर्व नहीं होती हैं वो हम अर्थ तक इंटरेक्ट करती हैं। तो जो हमारे पास हो जाती हैं एटमॉस्फेयर से वो हमारे पास एटमॉस्फेरिक विंडो कहलाता है। उस रेंज ऑफ वेवलेंथ को हम एटमॉस्फेरिक विंडो कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेयर रेडिएशन इज नॉट स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्ड, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक विंडो। तो आगे एक डायग्राम मिलेगा, उसमें डिफरेंट वेवलेंथ रेंज के हिसाब से मिलेगा। Positions, extent and effectiveness of atmospheric window are determined by the absorption spectra of atmospheric gases. Energy outside the atmospheric windows is severely attenuated by the atmosphere and hence cannot be effective for remote sensing. तो जैसे हमें ये स्टडी करना ज़रूरी है कि कौन सी रेंज ऑफ वेवलेंथ जो है हमारे पास एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब हो जाती हैं और कौन सी रेंज ऑफ वेवलेंथ जो है हमारे पास अर्थ तक पहुंचती हैं और वापस सेंसर तक पहुंचती हैं। उसी रेंज ऑफ वेवलेंथ में हम बैंड्स बनाते हैं और सेंसर को उसी हिसाब से सेट करके सैटेलाइट्स को भेजते हैं। तो तभी हमें इंफॉर्मेशन अच्छी मिलती है। अब मान लो हमने उस रेंज ऑफ वेवलेंथ को बना दिया जो एब्जॉर्ब हो रही है एटमॉस्फेयर से, तो हमें वो पहुंचेगी ही नहीं सेंसर तक, तो हमारे पास अच्छी इमेज मिलेगी ही नहीं। तो एटमॉस्फेरिक विंडो के अंदर की ही वेवलेंथ जो होती हैं उसी में हम सेंसर में यूज करते हैं, उसी वेवलेंथ बैंड को हम सेंसर के लिए यूज करते हैं। एनर्जी आउटसाइड द एटमॉस्फेयर विंडो जो होता है उसे हम एटेन्यूटेड हो जाते हैं, मतलब एब्जॉर्ब हो जाती है या फिर स्कैटर हो जाती है, हैंस कैन नॉट बी इफेक्टिव फॉर रिमोट सेंसिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एटमॉस्फेरिक विंडोज आर विजुअल विंडो। विजुअल विंडो क्योंकि हमारे पास ये कम स्कैटर होती है और ऑब्जर्व होती है, जिसकी रेंज है हमारे पास 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर, मीन्स 400 से 700 नैनोमीटर। और उसके अलावा 3.7 माइक्रोमीटर विंडो, माइक्रोवेव के अंदर हमारे पास 2 से 4 और 6 से ज़्यादा वाला। और हमारे पास 8.5 से 12.5 माइक्रोमीटर विंडो। तो ये जो हमारे पास वेवलेंथ रेंज है जनरली 0.4 से 0.7, 3.7, 2 to 4, 6 से ज़्यादा, 8.5 से 12.5 माइक्रोमीटर विंडो, ये हमारे पास एटमॉस्फेयर विंडो जो अर्थ तक इंटरेक्ट करती है। तो इसी रेंज ऑफ वेवलेंथ में जनरली हम सेंसर्स को रखते हैं। ये डायग्राम है जैसे ना एटमॉस्फेयर विंडो वाला, इससे हम आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा। द विजिबल विंडो इज मेनली अफेक्टेड बाय द ओजोन एब्जॉर्प्शन एंड बाय मॉलिक्यूलर स्कैटरिंग। द 8.5 to 12.5 माइक्रोमीटर इंफ्रारेड विंडो इज पंक्चुएटेड बाय द 9.6 माइक्रोमीटर ओजोन एब्जॉर्प्शन बैंड एंड इज अफेक्टेड बाय वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन। तो जो जनरली 9.6 माइक्रोमीटर की जो वेवलेंथ होती हैं वो एब्जॉर्व हो जाती हैं ओजोन के द्वारा और वाटर वेपर के द्वारा, लेकिन इसके अलावा 8.5 to 12.5 माइक्रोमीटर की जो रेंज है वेवलेंथ की वो इंफ्रारेड की रेंज है, तो वो हमारे पास विंडो से ट्रैवल करती है, जो एटमॉस्फेयर विंडो के अंदर आती है। तो जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का दिखा रखा है एटमॉस्फेरिक विंडो जी, ये अगर एक बार समझ लेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा आगे जाके। तो इसमें जो डार्क कलर है, जो ब्लैक कलर है, वो हमारे पास एब्जॉर्ब हो रहा है। तो द डार्क ब्लैक एरिया इन फिगर डिनोट रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेयर एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द रेडिएशन एंड लाइट, ग्रे एरिया आर द एटमॉस्फेयर विंडो। तो जनरली जो ये हमारे पास रेंज ऑफ वेवलेंथ है 0.2 माइक्रोमीटर से चालू है और आगे 1 मीटर तक, मतलब माइक्रोवेव तक है हमारे पास, माइक्रोमीटर वेव तक। तो इसके बीच में 0.4 से 0.7 के बीच में विजुअल स्पेक्ट्रम आता है। तो वो जनरली कौन सा ज़्यादा मॉलिक्यूल्स या कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है एटमॉस्फेयर का जो इफेक्ट करता है एब्जॉर्ब करने के लिए, तो वो चीज़ इस डायग्राम में दिखा रखी है। जैसे एटमॉस्फेयर विंडो इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, केमिकल नोटेशन जैसे CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है, O2 हमारे पास ऑक्सीजन है, एक्सेट्रा, इंडिकेट द गैसेस रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लॉकिंग द रेडिएशन एट ए पार्टिकुलर वेवलेंथ। तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सी रेंज ऑफ वेवलेंथ पर ज़्यादा इफेक्टिव होता है एब्जॉर्व करने के लिए, वो इस डायग्राम में दिखा रखा है। जैसे UV के केस में हमारे पास ओजोन था, मैंने पहले बताया था ओजोन है। विजुअल के केस में हमारे पास विजुअल हमारे पास जनरली कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ये देखिए ये
विजुअल स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा ग्रे कलर है, इसका मतलब कि एटमॉस्फेयर विंडो के अंदर आता है। तो हम जो यूज करते हैं सेंसर का बैंड्स जो ट्रैवल कर जाता है विजुअल स्पेक्ट्रम, जो कम इफेक्ट होता है एब्जॉर्ब के लिए, एब्जॉर्प्शन के द्वारा कम इफेक्ट होता है, तो वो विजुअल स्पेक्ट्रम है। एक ये विजुअल स्पेक्ट्रम है, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक की वेवलेंथ कम इफेक्ट होती हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जनरली जो इसके आगे आता है इंफ्रारेड आता है। विजुअल स्पेक्ट्रम के बाद इंफ्रारेड आता है, तो उसके अंदर जो वाटर वेपर्स होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं एब्जॉर्ब करने के लिए। तो इसके अंदर रेंज ऑफ वेवलेंथ बता रखी है कि ये जो रेंज ऑफ वेवलेंथ है वो जनरली फुल्ली एब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन जो लाइट ग्रे कलर है ये हमारे पास ट्रैवल करती है एटमॉस्फेयर के थ्रू। तो रेंज ऑफ वेवलेंथ जो एटमॉस्फेरिक विंडो के अंदर आती है वही बता रखी है। जैसे ये वाला है, ये वाला पोर्शन जो है पूरा ग्रे कलर है, इसका मतलब कि ये ट्रैवल कर जाता है एटमॉस्फेयर से विदाउट लेस इफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग। तो ये हम यूज कर सकते हैं उसके अंदर सेंसर्स के अंदर। तो लेकिन इस रेंज ऑफ वेवलेंथ जो होती है 100 माइक्रोमीटर से 0.1 सेंटीमीटर का, इसका ये फुल्ली हमारे पास एब्जॉर्ब हो जाती है। इसके लिए अलग अलग, जैसे ये हमारे पास मॉलिक्यूल है एच, तो H2 है हमारे पास, वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, और ये जो वाटर वेपर है ये जनरली इस रेंज ऑफ वेवलेंथ को एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो इस टाइप की इतनी रेंज ऑफ वेवलेंथ को हम यूज़ नहीं कर सकते सेंसर में, रिमोट सेंसिंग के केस में। तो जो भी एटमॉस्फेरिक विंडो के अंदर वेवलेंथ आती है उसी वेवलेंथ रेंज को हम सेंसर में यूज कर सकते हैं, अगर हमें अच्छी क्वालिटी की इमेज मिलती है और जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसके बारे में पता चलता है। तो आगे उसकी वेवलेंथ की रेंज भी बता रखी है, तो आगे देखेंगे। द इंफ्रारेड चैनल्स आर मोस्ट ऑफन बिटवीन 1 and 30 micrometer. The most common infrared band for meteorological satellites is in the range of 10 to 12.5 माइक्रोमीटर विंडो। तो 10 to 12.5 माइक्रोमीटर जो आता है वो माइक्रोवेव के अंदर आता है, इंफ्रारेड बैंड के अंदर आता है, जो कि मीटरोलॉजिकल मतलब कि वेदर वगैरह के जानकारी के लिए हम इस वेवलेंथ रेंज को यूज करते हैं सेंसर के अंदर। इन विच द एटमॉस्फेयर इज रिलेटिवली ट्रांसपेरेंट टू द radiation upwelling from the earth's surface. Even in the atmospheric window regions, scattering by the atmospheric constituents produce a spatial redistribution of the energy. तो जो भी हमारे पास एटमॉस्फेयर विंडो के अंदर आती है उसी रेंज ऑफ वेवलेंथ को हम यूज करते हैं अपने ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन के लिए। In a broad sense, remote sensing of the Earth's surface is generally confined to the certain wavelength range. तो हम कौन सी स्पेक्ट्रम में कौन सी वेवलेंथ की रेंज जो है हमारे पास एटमॉस्फेयर विंडो के अंदर आती है, मतलब कि जो कम इफेक्ट होती है स्कैटरिंग और एब्जॉर्प्शन से। तो सन से जितनी भी रेडिएशन निकलती हैं ये सारी की सारी सन से निकलेंगी, लेकिन ये जो एटमॉस्फेयर होता है जिसके अंदर एब्जॉर्प्शन स्कैटरिंग रिफ्रैक्शन होता है उससे ट्रेवल करके अर्थ तक पहुंचता है और फिर वापस हमारे पास सेंसर तक पहुंचता है। तो इस टाइप की जो वेवलेंथ रेंज है वो कम इफेक्ट होती है, जैसे 0.3 से 0.4 माइक्रोमीटर अल्ट्रावायलेट रेज के अंदर ये हमारे पास अर्थ तक पहुंचती है। वो बाकी की जो होती है वो जनरली ओजोन के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। फिर 0.4 से 0.7 विजुअल स्पेक्ट्रम में, 0.7 से 3 माइक्रोमीटर है रिफ्लेक्टेड इंफ्रारेड के अंदर, 3 to 5 माइक्रोमीटर है। ये हम याद कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप की वेवलेंथ अगर तुम्हें बता देगा और बोलेगा कि हमारे पास अर्थ तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी तो ये पूछा जाता है। और अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसकी वेवलेंथ की रेंज तो हमें याद करनी ही करनी है कि कौन सी, जैसे कॉस्मिक वेव होती है, फिर गामा वेव होती है, फिर एक्सरे होती है, फिर हमारे पास यूवी वेव्स होती हैं, फिर विजुअल, फिर इंफ्रारेड होती है, फिर हमारे पास माइक्रोमीटर होती है, फिर रेडियो वेव होती है। तो ये हमारे पास कौन सी वेवलेंथ रेंज से कहाँ तक हमारे पास यूज है, कितना आता है वो हमें याद करना ही है। तो हमारे पास एक तो ये चीज़ याद रखो 400 से 700 नैनोमीटर मीन्स 0.4 to 0.7 माइक्रोमीटर जो आता है विजुअल के अंदर आता है। तो उससे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि इससे ऊपर वाली वेवलेंथ रेंज यहाँ पे आएगी और इससे नीचे वाली। और एक ये माइक्रोवेव याद रखो 1 mm से 1 मीटर तक की रेंज जो वेवलेंथ होती हैं वो माइक्रोमीटर के अंदर, माइक्रोवेव के अंदर आती हैं। इसके बीच में जो होती हैं इंफ्रारेड और रेड होती हैं। तो अब देखिए थर्मल इंफ्रारेड की दो वेवलेंथ हैं, जैसे 3 to 5 माइक्रोमीटर, 8 to 11। तो इसके जो 5 to 8 होती है माइक्रोमीटर,
इस टाइप की जो इस रेंज ऑफ वेवलेंथ जो होती है वो एटमॉस्फेयर के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है, तो ये हम यूज़ नहीं करते हैं। तो एटमॉस्फेरिक विंडो के अंदर जो रेंज ऑफ वेवलेंथ आती है बस उसी वेवलेंथ रेंज को हम सेंसर के बैंड्स में यूज करते हैं, जिससे कि हमें क्लियर इन्फॉर्मेशन हमारे पास सेंसर तक पहुंच सके। तो आगे जो है हमारे पास ये जैसे पाथ रेडियंस बताया था क्या होता है हमारे पास, पाथ रेडियंस आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन द एब्जॉर्ब शॉर्ट वेव विजुअल रेडिएशन बाय अर्थ सरफेस इज एमिटेड एज ए लॉन्ग वेव रेडिएशन infrared band. The complete process shown in the figure. This physical process changes the magnitude, direction, wavelength, polarization and phase of the electromagnetic radiation. तो जो भी हमारे पास शॉर्ट वेव होती हैं, जैसे विजुअल रेडिएशन होती है, वो अर्थ सरफेस से एमिट होती है एज लॉन्ग वेव रेडिएशन इंफ्रारेड बैंड से। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो होता है सारे की सारे जो भी करेक्टरिस्टिक होते हैं उस वेव्स के, मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन हो गया, वेवलेंथ, सारे का सारा चेंज हो जाता है। तो these changes are detected by the remote sensor and enable the interpreter to obtain useful information about the object of interest. तो जो भी सेंसर तक इन्फॉर्मेशन जो भी वो सेंस करता है वो वहाँ तक पहुँचती है, फिर सिग्नल के द्वारा वो हमारे पास कोडिंग के द्वारा अपने मॉनिटरिंग सिस्टम पे भेजता है और फिर उसको हम प्रोसेस करके इमेज क्रिएट करते हैं। तो जो भी सेंसर तक पहुँचती है उसमें इंटरप्रेटर यूज करके ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन हम निकालते हैं। द रिमोटली सेंस डाटा कंटेन बहुत स्पेशल इन्फॉर्मेशन जैसे साइज, शेप, ओरिएंटेशन एंड द स्पेक्ट्रल इन्फॉर्मेशन, टोन, कलर, स्पेक्ट्रल सिग्नेचर। स्पेक्ट्रल सिग्नेचर मैंने पहले बताया था, स्पेक्ट्रल वर्ड यहाँ पे आ जाए मतलब वो वेवलेंथ से रिलेटेड है। तो मतलब कि वेवलेंथ से रिलेटेड है मतलब उसका कलर, टोन और जो भी स्पेक्ट्रल सिग्नेचर है कि कौन सी रेंज ऑफ वेवलेंथ तक वो शो कर रहा है। और जो स्पेशल का मतलब है कि उसकी शेप, साइज, ओरिएंटेशन ऑब्जेक्ट की बताता है। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन हमें सेंसर के थ्रू मिल जाती हैं। देयर आर 3 मेजर रीजन्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अर्थ इंटरेक्शन डेट आर इम्पोर्टेंट इन रिमोट सेंसिंग। द विजुअल एंड नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रल बैंड फ्रॉम 0.3 to 3 micrometer is known as reflective region. In this band, sun's radiation sensed by the sensor is reflected by the earth surface. मतलब कि एक तो इसके बीच में क्या आ गया 0.4 to 0.7 माइक्रोमीटर विजुअल स्पेक्ट्रम आ ही गया, लेकिन इसके आगे क्या इंफ्रारेड है और इसके पीछे हमारे पास जनरली यूवी रेज है। तो 0.3 माइक्रोमीटर से लेके 3 माइक्रोमीटर की जो रेंज होती है वो रिफ्लेक्टिव रीजन कहलाती है, क्योंकि वो अर्थ तक पहुंचती है और फिर वो वापस रिफ्लेक्ट होके सेंसर तक पहुंचती है, तो उसको हम रिफ्लेक्टिव रीजन कहते हैं। इसमें जो ये एटमॉस्फेरिक विंडो के अंदर आएगा और इसके अंदर जो एब्जॉर्प्शन होता है वो बहुत कम होता है, तो इसको हम रिफ्लेक्टिव रीजन कहते हैं। द बैंड corresponding to the atmospheric window between 8 to 14 माइक्रोमीटर इज नोन एज थर्मल इंफ्रारेड बैंड। तो हमने अभी टेबल में भी देखा था कि 5 to 8 माइक्रोमीटर वाली तो ऑब्जर्व हो जाती हैं, लेकिन जो 8 to 14 माइक्रोमीटर है वो हमारे पास एटमॉस्फेरिक विंडो के अंदर आती हैं। तो वो जो बैंड आता है इंफ्रारेड बैंड के अंदर आता है और उस रीजन को हम थर्मल इंफ्रारेड बैंड कहते हैं। द एनर्जी अवेलेबल इन दिस बैंड फॉर रिमोट सेंसिंग इज ड्यू टू थर्मल एमिशन फ्रॉम द अर्थ सरफेस। Both reflection and self emission are important in the intermediate band from 3 to 5.5 micrometer. तो जैसे कि हमने एटमॉस्फेयर विंडो में क्या देखा था कि हमारे पास एक तो 3 to 5 माइक्रोमीटर यूज कर सकते हैं थर्मल इंफ्रारेड में और एक है 8 to 11 माइक्रोमीटर। तो जनरली जो 8 to 11 होता है और जो 8 to 14 होता है, 8 to 11 की जगह 8 to 14 ले रहे हैं, वो थर्मल इंफ्रारेड बैंड में होता है। थर्मल का मतलब है एनर्जी और हीट। तो जो ये बैंड होता है जनरली एमिट होता है, जो अर्थ होती है, अर्थ है हमारे पास, उससे हीट के कारण जो एमिशन होती है रेडिएशंस वो इस थर्मल इंफ्रारेड बैंड की रेडिएशन होती है 8 to 14 माइक्रोमीटर के। लेकिन जो 3 to 5.5 माइक्रोमीटर है इसमें रिफ्लेक्शन भी होती है और एमिशन भी होती है अर्थ सरफेस के द्वारा। तो ये हमारे पास दोनों ही हमारे पास थर्मल इंफ्रारेड के अंदर आते हैं। फिर आगे हमारे पास ये डायग्राम मैंने पहले भी दिखाया था कि ये पाथ रेडियंस है कि अर्थ तक ऑब्जेक्ट अर्थ से इंटरेक्शन हुआ नहीं और उससे पहले हमारे पास सेंसर तक पहुंच गई, जो रेडिएशन पहुंच जाती है उसको हम पाथ रेडियंस कहते हैं। फिर स्कैटरिंग होती है हमारे पास, जो अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। अर्थ सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं उससे भी स्कैटरिंग होती है। इससे रिफ्लेक्शन होने के बाद जो एटमॉस्फेयर में मॉलिक्यूल्स होते हैं वहाँ से स्कैटरिंग होती है, और ये हमारे पास रिफ्लेक्शन है ही।
यहाँ पर हमारे पास रेडिएशन पहुँची और फिर ये रिफ्लेक्शन है हमारे पास। इन द माइक्रोवेव रीजन 1 to 30 सेंटीमीटर, जनरली माइक्रोवेव का जो होता है वो 1 mm to 1 मीटर रेंज होती है। तो उसके बीच में जो 1 to 30 सेंटीमीटर का जो वेवलेंथ बैंड है, द सेंसर इज नॉर्मली अ रेडार विच इज़ एन एक्टिव सेंसर। तो इसको हम रेडार में यूज करते हैं। इस रेंज ऑफ वेवलेंथ को 1 to 30 सेंटीमीटर, जो 1 to 30 सेंटीमीटर के वेवलेंथ बैंड होता है उसको हम रेडार में यूज करते हैं रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग के केस में, जो कि एक एग्जांपल है हमारे पास एक्टिव रिमोट सेंसिंग का। मैंने बताया था कि ओन सोर्स ऑफ एनर्जी अगर यूज करते हैं तो वो एक्टिव रिमोट सेंसिंग कहलाती है। एक्टिव रिमोट सेंसिंग और पैसिव रिमोट सेंसिंग को डायग्रामेटिकली भी हम समझेंगे आगे जाके। तो हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एज इट प्रोवाइड्स और इट्स ओन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक्टिव सेंसर के केस में। तो 1 to 30 सेंटीमीटर की रेंज ऑफ वेवलेंथ यूज करते हैं हम रडार के केस में। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस बाय द रडार इज ट्रांसमिटेड टू द अर्थ सर्फेस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बैक स्कैटर्ड या फिर रडार रिटर्न फ्रॉम द सर्फेस इज रिकॉर्डेड एंड एनालाइज्ड। तो मतलब कि मान लो, बता ही देता हूँ मैं आपको कि जैसे कोई सेंसर है, तो जो रडार है तो ये हमारे पास खुद से रेडिएशंस को रेडिएशन भेजेगा और जो भी अर्थ का ऑब्जेक्ट होगा उसके साथ इंटरेक्शन होगा इनका, और फिर वो वापस जाएंगी और वो ये सेंसर सेंस करेगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो फिर सिग्नल के द्वारा मॉनिटरिंग सिस्टम में भेजेगा और फिर उसको डिकोड करके हम एक पिक्चर बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे कि उसकी शेप क्या है, स्पेशल इन्फॉर्मेशन और स्पेक्ट्रल इन्फॉर्मेशन, शेप क्या, साइज क्या है और कलर, टोन, सब चीज़ हम पता कर सकते हैं। तो रिफ्लेक्टेड बैक होती है फ्रॉम द सर्फेस इज रिकॉर्डेड एंड एनालाइज द माइक्रोवेव रीजन आल्सो कैन बी मॉनिटर्ड विद पैसिव सेंसर। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास एक्टिव सेंसर्स हो। माइक्रोमीटर, रेडियोमीटर्स जो होता है, जो रेडिएशन एमिटेड बाय द अर्थ सर्फेस एंड इट्स एटमॉस्फेयर इन द माइक्रोवेव रीजन। तो हमारे पास माइक्रोमीटर वेवलेंथ रेंज की जो होती हैं वो जनरली पैसिव भी होती हैं और एक्टिव भी होती हैं। एक्टिव है हमारे पास रडार के अंदर है 1 to 30 सेंटीमीटर वाली वेवलेंथ रेंज, जो कि खुद से ओन एनर्जी सोर्स है जिसका। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास पैसिव नहीं हो सकता। जैसे माइक्रोवेव रेडियोमीटर्स जो होते हैं वो अर्थ सरफेस से जो एमिटेड होती है एनर्जी है। अर्थ सरफेस मैंने पहले बताया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जिसका टेम्परेचर हमारे पास एब्सोल्यूट 0 से ज़्यादा है, मीन्स 0 केल्विन से ज़्यादा है। उसका हमारे पास हर एक बॉडी वो होती है रेडिएशंस को एमिट करती है। तो अर्थ तो टेम्परेचर जनरली 300 केल्विन लेके चलते हैं, तो उसका ज़्यादा ही रेडिएशन एमिट करता ही है। तो जो एमिशन हो रहा है, हम मीन्स एनर्जी सोर्स नहीं दे रहे हैं। तो माइक्रोवेव रेडियोमीटर जो होते हैं, जो अर्थ सरफेस से रेडिएशन एमिट होती है उनको सेंस करके इन्फॉर्मेशन गैदर करता है। तो ये एक एग्जांपल है हमारे पास पैसिव सेंसर्स का। तो हमारे पास माइक्रोमीटर रेंज के अंदर पैसिव भी होता है और एक्टिव भी होता है। अब आगे हमारे पास रिफ्लेक्शन आता है, जो कि हमारे पास इंटरेक्शन विद द अर्थ है। तो ये हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन, दो चीज़ें होनी चाहिए इसके अंदर। एक है हमारे पास रिफ्लेक्शन टॉपिक और दूसरा हमारे पास ट्रांसमिशन। तो ये हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।